नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वेनेजुएला पर हुई अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाने की घटना ने पूरी दुनिया के लिए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या किसी भी देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को इस तरह से हिरासत में लिया जा सकता है? अमेरिका के इस कृत्य की भारत और चीन सहित कई देशों ने निंदा की है। हालांकि अमेरिका ने इस कार्रवाई को लेकर कई बड़े दावे किए हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन दो देशों के बीच की नीतियों को देखें तो यह कहां तक जायज है, आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जिस बड़े हमलों की घोषणा की, उसकी तुलना 1989 के पनामा ऑपरेशन जस्ट कॉज से की जा रही है। उस समय अमेरिका ने सैन्य शासक मैनुएल नोरेगा को हटाने की कार्रवाई की थी। नोरेगा को वेटिकन दूतावास से बाहर निकालने के लिए तेज रॉक म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था। 11 दिन बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे ड्रग तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया। यह हमला 1989 के बाद लैटिन अमेरिका में वॉशिंगटन की पहली सीधी मिलिट्री कार्रवाई है, जब अमेरिकी सेना ने मिलिट्री शासक मैनुएल नोरेगा को हटाने के लिए पनामा में एंट्री की थी। एक ऐसा अभियान जो न सिर्फ अपनी जबरदस्त मारक क्षमता के लिए बल्कि अपने साउंड ट्रैक के लिए भी बदनाम हो गया। और अब निशाने पर आया वेनेजुएला। एक असाधारण घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तड़के घोषणा की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया है और मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैलाने, कोकीन की तस्करी, मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों के जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता के हस्तांतरण होने तक वेनेजुएला को चलाने में अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा, हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन को अत्यधिक सफल बताते हुए चेतावनी दी कि ये अमेरिकी संप्रभुता या अमेरिकी जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संदेश है। For their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. Just, fair, even to their people. हालांकि इस बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने देश को राजनीतिक और नेतृत्व के संकट से बाहर निकालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रविवार को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया। संवैधानिक चैम्बर के फैसले में कहा गया कि रोड्रिग्स राष्ट्रपति पद संभालेंगी ताकि प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित हो और राष्ट्र की समग्र रक्षा हो सके। रोड्रिग्स मादुरो सरकार की समर्थक हैं और पुरानी सरकार में कई अहम विभागों की मंत्री रह चुकी हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले के पीछे का प्रमुख कारण प्रवासन, नशीली दवाओं और नशीली दवाओं से संबंधित आतंकवाद बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला कोकीन का एक प्रमुख पारगमन मार्ग है और अमेरिका में फेंटानिल संकट का कारण भी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के दो आपराधिक गिरोहों ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ट्रंप का आरोप है कि कार्टेल डे लॉस सोल्स का नेतृत्व स्वयं मादुरो कर रहे हैं। वहीं मादुरो प्रशासन का कहना है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर लाखों प्रवासियों के आगमन से जोड़ा है। 2013 में अब तक लगभग 8 मिलियन वेनेजुएलावासी आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन से भागकर अमेरिका में बस गए हैं, जिनमें से अधिकांश लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में बस गए हैं, वो भी बिना सबूत पेश किए। ट्रंप ने मादुरो पर अपनी जेलों और पागलखानों को खाली करने और कैदियों को अमेरिका में प्रवास करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसे मादुरो ने खारिज कर दिया है। अब ट्रंप और मादुरो के आरोप प्रत्यारोप में कौन सही है, कौन गलत, ये तो आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन अमेरिका की इस तरह हमले की नीति की कई देशों ने निंदा की है।
भारत ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। दोनों पक्षों से संवाद और कूटनीति अपनाने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि वेनेजुएला की राजधानी कारकस में हमारा दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है, हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। उधर चीन ने अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने की बात कही। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। अमेरिका ने वेनेजुएला और वहां के राष्ट्रपति पर जितने भी आरोप लगाए, लेकिन उनकी इस कार्रवाई की निंदा की जा रही है। भारत की 5 वामपंथी पार्टियों ने भी अमेरिका की आलोचना की है, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल है। That is allowed in Venezuela, then it will come to other countries also. Even India, they can do this. Anywhere they can enter. So the world community should oppose this. As for CITU, as far as the working class of India. सरकार की तरफ से ये चिंता अभी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमने ये चिंता व्यक्त की है और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी होना है किसी देश में हो और आज वेनेजुएला में हो, वो वहां की जनता को लोकतांत्रिक रूप से तय करना चाहिए और उन्हीं को अपने भविष्य के बारे में अपने निर्णय लेने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। ये तो अमेरिका की दादागिरी है। किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला करना ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। हर देश के मामले वो आंतरिक दखलंदाजी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय वो बराबर राग अलापता रहा कि भाई मेरी मध्यस्थता से ये युद्ध विराम हुआ है और हम कोई उसका जवाब नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के आज पूरी दुनिया की जो तस्वीर है और उसमें अमेरिका की जो दादागिरी है, एक विचारणीय प्रश्न है। सब लोगों को बैठ करके ट्रम्प के आचरण पर चिंता करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। The United States is an outlawed state. They can do whatever they want. They have been following this policy, whether it was during the previous presidents of a regime change by force. They did it in Afghanistan, they did it in Iraq, they did it in Yugoslavia, Syria, Libya, and name it. And now it is Venezuela, which is very rich in oil. And even the president himself was saying that the American company will start. बहरहाल अमेरिका की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन माना गया है और अमेरिका की ओर से दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश माना जा रहा है, जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अमेरिका अपनी मनमानी चलाकर और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी भी देश में डकैती डालने का हकदार है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया या अमेरिकी सेना ने जो कुछ भी किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जिस तरीके से आप बंधक बनाकर या हिरासत में या जिस तरीके से उनको आप लाए, ये कहाँ तक जायज़ था? कि एक मूल सवाल इसलिए आता है क्योंकि एक देश दूसरे देश और ख़ास तौर पर जो राष्ट्रपति हो उनके प्रति ये तमाम चीज़ें कैसे कर सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, पहली बात। दूसरी चीज़, दो देशों की नीतियों को यदि हम समझें तो क्या ये जायज़ था
क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, यदि आप पर कोई अटैक करता है तो आप उसको एक जवाब दे सकते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरीके से कि आप जाकर उस कंट्री में घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को आप लेकर चले आते हैं और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, बातचीत हो सकती थी, तमाम चीज़ें हो सकती थी। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन का काम है, देखिए लंबे समय से इसकी प्लानिंग अमेरिका कर रहा था। अब क्योंकि बाकी लोगों ने चिंता जताई है, बाकी लोगों ने निंदा भी करी है और इसलिए करी है क्योंकि जो भी था, जैसा भी था, जो भी आरोप थे, एक राष्ट्रपति पद और उनकी पत्नी, तो ये कहाँ तक आप जो अमेरिका दो देशों के बीच में युद्ध में मध्यस्थता की बात करता था या हमेशा सामने आता था, आज वो खुद किसी भी देश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं और इस तरीके का कृत्य करके अमेरिका ने बाकी कंट्रीज के लिए क्या मैसेज दिया है, ये उससे भी बड़ा एक सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मुन्ना खान, उनका भी स्वागत है। AIMIM का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में जावेद अहमद, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं PC थपलियाल। PC थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैम, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ राखी जी। हाँ मैम, क्योंकि आप एक विदेश मामलों की जानकार हैं, ये जो कुछ भी हुआ ये कहाँ तक जायज़ है? दो देशों के बीच में चाहे युद्ध हो रहा हो या कोई और सैन्य कार्रवाई हो रही हो या किसी देश की एक दूसरे से नाराज़गी हो या कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, यदि कोई देश का राष्ट्रपति है, उसके प्रति आप क्या प्लानिंग करके इस तरीके से घुस के उनको आप लेकर चले आ सकते हैं? और आज सबने निंदा करी है। देखिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे, सब लोग कहते हैं बातचीत से समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन ये जो सिनेरियो हुआ, इसे कैसे देखती हैं, कहाँ तक उचित है? देखिए, उचित तो ये किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता है राखी जी। सभी साथियों को नमस्कार है और सभी दर्शकों को। उचित तो किसी भी रूप में इसे नहीं कहा जा सकता, ना तो अमेरिकी कानूनों के हिसाब से और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से, ना ही जो एक मानवीय मूल्य है उनके हिसाब से, और जिस डेमोक्रेसी का दावा अमेरिका बार बार करता है, ना ही डेमोक्रेटिक तरीका है। कुल मिलाकर ये एक तरह की दादागिरी है और एक तरह का टेररिज्म है। टेररिस्ट अटैक हम इसे कहेंगे, क्योंकि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के अंदर घुसकर वहां के हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह से अगवा करना और उनकी पत्नी के साथ, देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि आप किसी के घर में घुसते हैं और उनके परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और ऊपर से झूठ और एक तरह के मनगढ़ंत उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, जैसे कि इराक के साथ किया, जैसे कि और दूसरे देशों के साथ इन्होंने, अमेरिका ने किया है, अभी ईरान के साथ वही कर रहे हैं। वही बातें जो सब जगह पर ये थोप कर उनका सबूत कभी दे नहीं पाते हैं। इराक पर आक्रमण करने के समय इन्होंने कहा कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियार जमा किए जा रहे थे। उनका कोई सबूत आज तक अमेरिका नहीं दे पाया, बल्कि इराक जैसे उस राष्ट्र को जिसने इनको तेल देने से, तेल के कुओं पर कब्जा कर देने से इनकार किया, उसको ही इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। ऐसे बच्चे बर्बाद हुए हैं, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ ऐसे कई बच्चों के जिनके ये हैं। और इसी तरह से ये हर देश में जहां पर इनकी दादागिरी को कोई चैलेंज करता है, ये उसको नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान करते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का ये है, इस समय ये है कि कोई भी इनको चैलेंज करने के लिए सभी मौका परस्त हो गए हैं। एक समय होता था कि जब समाजवादी खेमे का भय इन्हें त्रस्त करता था, आज ये समाजवादी खेमे के लोग जो तथाकथित साम्यवादी बनते हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, ये ऐसे देश बन गए हैं जो अपने मतलब साधने के लिए किसी भी तरह के समझौते करने पे उतारू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश जैसे देश हैं जिनको की खुलकर आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि कोई भी देश वो जो आज वेनेजुएला के साथ हुआ, कल को भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी भी देश के साथ होना हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर इनके इस एक्ट पर रोक नहीं लगी और विश्व के पूरे समुदाय ने, क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद इसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वेनेजुएला में तो होंगे ही होंगे, भारत में भी आज हम लोग भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके आए हैं, इसलिए मेरा गला भी खराब हुआ, क्योंकि हमारा
ये प्रयास है कि ये जो सत्ता में बैठे जो लुटेरे हैं, जो सत्ता की बागडोर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं विश्व स्तर पे, और जो अपनी दादागिरी के आधार पर इस पूरे विश्व व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बर्बादी का सबब इनका यही है कि वेनेजुएला के पास जो बेशकीमती दौलत है तेल के रूप में, उन कुओं पर इनका अधिकार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कुछ नीतियां उनकी ऐसी रही हैं कि उन्होंने अपने देश के लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए, चाहे वहां पर चिकित्सा की बात, एजुकेशन की बात है, चाहे वहां पर महंगाई की बात है, हर चीज को उन्होंने कंट्रोल करके ये दिखा दिया है कि समाजवादी नीतियां किस तरह से। और सबसे बड़ी भयंकर बात इनके अमेरिका के लिए ये कष्ट का विषय हो रहा है कि वो इसके साथ क्यूबा के साथ उनके संपर्क हैं, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी देश के इनके माध्यम से ही काम करे। इनका चौधराहट और दादागिरी के बिना अगर कोई देश आपस में अपने संबंध बनाते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, और इनको ये परेशानी होती है कि जैसे वो गांव में जो वो नहीं होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं कि किसी के पास भी कोई चीज अच्छी, उसको ये अपने कब्जे में लिए बिना इनको चैन नहीं पड़ता है। अमेरिका की भी यही दिक्कत है, वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये जो पूंजीवाद का एक घृणित चेहरा अमेरिका के रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कभी उन समस्याओं का कारण ये प्रवासियों को बताते हैं, जो कि भारत की जो टैलेंट है वो इनको अमेरिका को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया, कभी उन पर दाव खेलते हैं अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। कभी ये वेनेजुएला जैसी घटना करते हैं, कभी ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि देखिए सिंदूर ऑपरेशन को हमने बंद करवाया, 60-65 बार वो देता है। एक गरमाया है उसे दबाने के लिए, महंगाई, वहां पर बेरोजगारी, और जिस हालात में वहां की युवा जनरेशन फंस गई है, उस हालात में से निकालने का इनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद अपने ही इनहेरेंट वीकनेसेस से धराशायी होने की कगार पर है। लेकिन वो मरने से पहले अभी ये चाह रहे हैं ट्रंप कि किसी ना किसी तरह से दूसरे लोगों को मारा जाए, दूसरे लोगों के ऊपर डाल दिया जाए। तो लेकिन विश्व को खड़ा होना पड़ेगा और इसका विरोध करने के लिए देशों को खुलकर सामने आना पड़ेगा। हम तो अपनी सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जो एक से हमारा जो मतलब आजादी के बाद से लगातार हमारा एक शुभ चिंतक देश रहा है वेनेजुएला, और इसको हम खुलकर समर्थन नहीं करेंगे, दबी जबान में केवल अपने लोगों को हिदायत देते रहेंगे कि आप बाहर मत निकलिए, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब हम 56 इंच का सीना बाहर दिखाएं कि देखिए ये बहुत गलत हुआ है। डरते हैं बात पलटने का या उसके विरुद्ध जाने का बटूर पाते हैं। हम मालूम पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है विश्व स्तर पर भारत के ऊपर भी आ सकता है, पर भी है। ठीक है मैम, ठीक है, वापस आऊंगी। हाँ ठीक है, वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, यहाँ एक चीज को देखना पड़ेगा कि एक तो अमेरिका ने ये सारी चीजें करके ये दिखाने का प्रयास तो करा ही है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। देखिए जहां उसको लगा उसने किया, हालांकि इसको बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है, सबने इसकी निंदा करी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो भी देश है, जो भी आपने आरोप लगा दिए हैं, एक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को इस तरीके से आप हिरासत में लेके आ रहे हैं अपने सैनिकों को भेज के, ये बहुत बड़ी सवाल है। और जितनी चीजों के माध्यम से अटैक किया गया है वो भी एक उसकी शक्ति को दिखाता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक दुनिया को दिखाने के लिए कि जो हूं सिर्फ मैं हूं, ये सारी चीजें की हैं, और एक ये संदेश भी है कि कितना अलर्ट रहें और क्या किया जा सकता है इसके बाद अपने अपने लेवल पे कंट्रीज को क्या करना चाहिए? देखिए, अमेरिका का ये जो व्यवहार है ये आज का व्यवहार नहीं है, वो प्योरली एक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत संचालित देश है। और पहले हमने देखा था कि यूएसएसआर एक ऐसा कम्युनिस्ट ब्लॉक था जो दोनों को बैलेंसिंग रखकर दुनिया को एक इस तरह से रहता था कि एक दूसरे का भय कायम था। लेकिन जब से यूएसएसआर का ब्लॉक ब्रेकआउट हुआ है, तब से अमेरिका माइट इज राइट पे चल रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा जो किसी भी देश की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरे देश के संसाधनों को किस तरह से अपने देश के हाथों में लिया जाए। और इसमें आपने देखा होगा
कि पहले जो अभी मैडम ने कहा कि किस तरह से इराक को घेर कर उन्होंने इराक के जो मेन संसाधन था ऑयल, उस पे अमेरिका ने कब्जा किया, तो सेम चीज रिपीट हो रही है। जो ऑयल का एक बेशुमार भंडार वेनेजुएला में है, उस पे अमेरिका की गिद्ध नजर रही है और उसने वेनेजुएला के आंतरिक जो मामला था उसका फायदा उठाया है। उसका फायदा इस तरह से उठाया है कि अगर वहां अब जो विपक्षी दल है या विपक्षी लीडर है या वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद है, वो आतुर है, वो बहुत खुश हो रही है कि हमारा राष्ट्रपति को अमेरिका ले लिया और अमेरिका के साथ उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए वो वहां की सत्ता को हासिल करने के लिए आतुर है। तो इन कमजोरियों का फायदा उठाकर अमेरिका ने इस बहाना बनाया कि ये ड्रग बेच रहे हैं, ये यहाँ पे अपराध का बड़ा केंद्र वेनेजुएला बन चुका है जो कि अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है, और इसको बहाना बनाकर उसने ये एक्शन लिया है। लेकिन इस एक्शन में जिस तरह से चीन बड़े कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना कर रहा है, आलोचना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया उसकी आलोचना कर रहा है, यानी जो भी कम्युनिस्ट ब्लॉक हैं जो वो सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं और अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उन राष्ट्रपति महोदय को छोड़ा जाए। लेकिन इंडिया का जो रवैया है, हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा न करते हुए केवल दबी जबान में हम चिंता जाहिर कर रहे हैं और चिंता जाहिर करके हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इस समय हमारा जो इनर जो एक ताकत होती थी, जो जिसकी मैं बोला नहीं कि आजकल पूरे देश अपनी अंतर्द्वंद्वों में जूझ रहे हैं और उन अंतर्द्वंद्वों का फायदा अमेरिका जैसी ताकतें उठा रही हैं या चाइना जैसी ताकतें उठा रही हैं, और चाइना की प्रॉक्सिमिटी से बहुत दूर है वेनेजुएला, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकता अमेरिका के खिलाफ, बिकॉज अमेरिका के बहुत नजदीक है। अमेरिका की जो आर्मी पावर है उसके तहत पूरे तरह से वेनेजुएला इसके शिकंजे में है। वहां की राजनीति को, उठा पटक को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हुए वो निश्चित रूप से उस बोल रहा है कि मैं तेल निकालूंगा, मैं वेनेजुएला की इकोनॉमी को ऊपर उठाऊंगा। वो देखिए आप, वो पूरी वहां की जनता को संतुष्ट करते हुए बातें कर रहा है। जो 13 साल का साम्राज्य इस वर्तमान जो राष्ट्रपति है उसको वो मैनेज नहीं कर पाया अपने देश को। मैं ये कहूंगा वो अपने देश को, अपनी देश की जनता को अपने साथ मजबूती से खड़ा नहीं कर पाया, और यही कारण है जहां जहां हमें सीख मिल रही है इस समय कि अगर हम भी अपने देश की विपक्षियों को दुश्मन मानेंगे, जैसे भारत में हम खुद 11-12 साल से देख रहे हैं कि विपक्षी को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करके राजशाही जो सत्ता में लोग हैं उस विपक्षी को एक दुश्मन की तरह से देखेंगे, तो बाहर का आदमी इसी तरह का फायदा उठाएगा जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर उठाया है। इसलिए अब जी ठीक है थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, हाँ विवेक जी, इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने भी निंदा की है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो लोग भी वहां पर भारत के हैं वो लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए ट्रंप का ये जो भी घटनाक्रम हुआ, निंदा तो भारत ने भी की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। वो ट्रंप जो बार बार मध्यस्थता की बात करते थे, वो ट्रंप जो दो देशों के युद्ध को रुकाने के लिए बड़ा शांति की बात करते थे, जिनको बहुत बड़ा एक नोबल चाहिए था, वो आज खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद घुस कर किसी देश में वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ला रहे हैं अगवा करके या बंधक बना के, कुछ भी कह लीजिए। क्या ये एक अच्छा संदेश देता है? तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। और हमारे, क्योंकि भारत सिर्फ निंदा करने से, देखो चाइना ने भी निंदा की है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि रिहा करिए उनको। तो ये एक जो यूनिटी है बाकी कंट्रीज की, हमें भी अपनी एक ताकत के साथ वो सारी बातों को रखना पड़ेगा। सिर्फ महज निंदा करने से, जैसे कि एक्सपर्ट व्यूज भी थे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाकई अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। राखी जी, हमारी चिंता अपने नागरिकों
नागरिकों के प्रति है जो वेनेजुएला में विद्यमान है। प्रथम चिंता हमारी अपने भारतीय नागरिकों के प्रति है और वो काम विदेश मंत्रालय बखूबी कर रहा है। नागरिक हमारे दूतावास के संपर्क में हैं, उनको एडवाइजरी जारी की गई है। ये भी कहा गया है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो यात्रा से बचें और बराबर स्थितियों पे भारत का विदेश मंत्रालय निगाह रखे हुए है। इस घटना से पूरी दुनिया दो भागों में बट गई है। एक वर्ग इसका समर्थन कर रहा है, एक वर्ग इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। अभी भारत इन दोनों में नहीं है, ना समर्थन कर रहे हैं ना इसकी आलोचना में है। हाँ, हमारे सरकार ने जरूर कहा है कि बातचीत से रास्ते हल हो सकते हैं, बातचीत के विकल्पों पे काम किया जाए, एक सलाह दी। इंटरनेशनल मैटर है, जब तक भारत सरकार अपना स्टैंड इसमें और आगे ना बढ़ाए, इससे ज्यादा हम लोग इस पे चर्चा पर चर्चा में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमारे संबंध वेनेजुएला से भी हैं और अमेरिका से भी है। इस घटनाक्रम को कोई सही नहीं ठहरा रहा है भारतवर्ष में और आधी दुनिया में। फिर भी सारी स्थितियों पे भारत सरकार लगातार निगाह बनाए है। जैसे जैसे घटनाक्रम में परिवर्तन होगा वैसे वैसे आगे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। जी ठीक है विवेक जी। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मुन्ना जी, जो कुछ भी हुआ है वाकई में जो वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला है, किस कूटनीति का हिस्सा मानते हैं? जायज तो कोई भी नहीं मानता, कहीं से कहीं तक है भी नहीं और होता भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका ने ये तो साबित कर दिया कि उन्हें जो करना है वो करेंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ कौन सी कड़ी कमजोर है, हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, क्योंकि आने वाला समय, आने वाली स्थितियां, परिस्थितियां क्या होंगी, कैसी होंगी, संबंध हमारे जैसे विवेक जी ने कहा वेनेजुएला से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। और आज मैं खैर AIMIM से पूछूंगी ये बात, हालांकि उन्हीं से ये करने लायक सवाल है, फिर भी मैं बोलूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज खुलकर कहा कि आप कम से कम वो वहां चले गए हैं, आप तो सारे जितने आतंकवादी हैं और सारे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें पकड़ के घुस के आप ले आइए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी भारत के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समझने की बात है कि आज लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। और लड़ाई किस बात पे है? लड़ाई इस बात पे है कि जो तेल के खदान में जो सबसे ज्यादा वेनेजुएला की भागीदारी रही है 3.2, जबकि इतनी तेल के खदान, तेल की पैदावार किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में नहीं है। तो आज आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये लड़ाई तेल की ही है। और जिस तरीके से आज वाकई हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया आधी आज बढ़ चुकी है, कुछ लोग अमेरिका के समर्थन में है, कुछ लोग अमेरिका के खिलाफ है। तो मैं समझ सकता हूं कि भारत ने भी बहुत कोशिश की कि अमेरिका से दोस्ती बन जाए, लेकिन अमेरिका का जो सिला था वो आपने देखा, सभी लोगों ने देखा किस तरीके के हिंदुस्तान के आदमियों को, जो हमारे युवा थे, जो कमाने के लिए गए थे वहां, जानवरों की तरह हाथ बांध करके किस तरीके से वायुसेना के जहाज में जैसे जानवरों को भेजते वैसे भेजने का काम किया, टैरिफ लगाने का काम किया। कई ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से आज वर्चस्व की लड़ाई है और तानाशाह पे उतर आया है डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं समझता हूँ जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बहुत ही मुखर होकर के और कड़ी निंदा करनी चाहिए और कड़े स्वर में आवाज उठानी चाहिए। कि क्या है कि अगर पड़ोस में घर जल रहा है, अगर हम खुश हुए तो स्वाभाविक है वो आग हमारे घर तक भी आएगी। तो कहीं न कहीं जिस राह पे डोनाल्ड ट्रंप चल चुके हैं, उस राह का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि सरकार हमारी है, हमारे सरकार को भी खुल करके बोलना चाहिए कि जो चीज गलत है वो गलत है, गलत का विरोध होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमसे बड़ा देश है या क्या है, नहीं, हम अपने आप में बड़े हैं, हमारा आत्मसम्मान बड़ा है, हमारा इतिहास रहा है कि हम विरोध हमेशा से गलत का विरोध किए और विरोध करते आएंगे। तो सवाल ये है कि आप किस तरीके से विरोध करना चाहते हैं, क्या दबे जवान में करना चाहते हैं, या जिस तरीके से आप कह रहे पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं मित्र हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज वेनेजुएला पे हुआ, क्या इसे सरकार सहमत है? अगर नहीं तो सरकार को आवाज उठानी चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। और सरकार जब तक नहीं बोलेगी तो मैं समझता हूँ विपक्ष के नाते मैं कहता रहूंगा कि अगर विश्व में कहीं भी कोई घटनाएं हैं तो सरकार खामोश रहती है, पता नहीं वजह क्या है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जावेद जी जुड़े हमारे साथ। जावेद जी जुड़े? जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी अनम्यूट करिएगा।
हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जावेद जी, अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ। जावेद जी, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, इसे किस तरीके से देखते हैं? मैंने आज ओवैसी जी को सुना, उन्होंने तो साफ शब्दों में बोला 56 इंच के सीने की बात होती थी, जितने आतंकवादी हैं, चाहे पाकिस्तान की बात हो, तमाम जगह की बात हो, उन्हें ही ले आइए तो बहुत बड़ी चीज भारत के लिए हो जाएगी। ये एक चैलेंज जैसा था मोदी जी के लिए आज। मैं बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जिस तरह जब ट्रम्प के इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी हमारे वहां पे उनके प्रचार करने जाते हैं और कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो हम यही कम से कम हम इतनी उम्मीद कर लें कि जो देश में जो हमारे जवानों के साथ हुआ, पहलगाम के अंदर हमला हुआ, कम से कम उनके कातिलों को देश में लिया या वहां पे एयर स्ट्राइक करे कि कम से कम कि वहां के जो इस तरह के आतंकवाद को पाला जा रहा है कि उसको खात्मा करें। और दूसरा, बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो किसी भी धर्म का जुल्म किसी पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि शेख हसीना को देश में क्यों रख रखा है, उसे वापस भिजवाइए वहां पे बांग्लादेश के अंदर। उसे किस लिए हमने पनाह दे रखी है। ठीक है, एक बात और है जावेद जी, भारत को, क्योंकि जो लोग भारत में रुके हैं या जो भारत में रहते हैं वो कम से कम भारत की बोली बोलेंगे, तो हमें लगता है एक बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वेनेजुएला से भी संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, और अमूमन शांति की अपील तो हर कोई देश कर लेता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, ठीक है, लेकिन एक कड़ा संदेश देने की क्या यहाँ जरूरत नहीं है? भाई, आप दूसरे देशों के लिए स्टैंड करेंगे तब तो कोई कंट्री आने वाले समय में, फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तब आपके लिए स्टैंड करेगी। सिर्फ एक समझाइश या शांति वार्ता की अपील करने से क्या हो जाएगा? बात यह है कि वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनके बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रम्प, और दूसरा क्या कहते हैं ये वेनेजुएला। तो ये देखने वाली बात है वो किसकी साइड जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर उन्होंने इतने सैंक्शन लगा दिए, फिर भी वो उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। हम उनसे क्या उम्मीद करें? हम उम्मीद करने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते कि कम से कम वो देश की जनता के लिए और यहाँ के हितों के लिए कम से कम वो कुछ आवाज तो उठाए, कुछ बोले। वो कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, जावेद जी वापस आऊंगी। शारदा जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पे ये हो चली है, और होनी भी चाहिए, कि चाइना का जो स्टैंड था, चाइना ने अपना स्टैंड लिया, भारत जो कर रहा है वो भी समझ में आता है। मूल बात ये है कि ये सारे सिनेरियो ने एक संदेश तो दिया है कि आज वेनेजुएला ना जाने अब आगे और कौन और कैसे हो सकता है, क्योंकि एक जिक्र आज पूरे इस विषय को जब मैं देख रही थी तो अमेरिका को काफ़ी कुछ स्टडी किया तो एक पनामा का जिक्र भी निकला। मैंने अपनी इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया है 1989 में, तब भी एक चीज़ ऐसी हुई थी। तो अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा, तो जब पहली बार नहीं कर रहा है, पहले कर चुका है, आज वेनेजुएला है, ना जाने तीसरे नंबर पर अब कौन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम अपनी जो नीति है, जो विदेश नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, व्यापारिक दृष्टि से ठीक है आप अच्छी चीजों को रखिए, लेकिन हम किस रणनीति पर किस तरीके से तैयार रहें? देखिए राखी जी, जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि व्यापार गरत रहा है। हमारे बाहर की रिलेशंस, जो हमारे युवा बाहर सफर कर रहे हैं, जिस तरह के अटैक हमारे लोगों पर हो रहे हैं, जिस तरीके से बात का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये हमारे अंदरूनी कमजोरी का एक परिलक्षण है कि जिस तरीके से हम दूसरे लोगों को सताते वैसे ही वहां पर हमारे लोग हम कर बैठ जाते हैं, हम क्रिसमस पर हंगामा करवाने देते हैं, हम ईद पर बर्बादी होने देते हैं, हम लिंचिंग बोलते, हमारे लोगों को हथकंडों में बांधकर लाया जाता है या व्यापारियों पर सैंक्शन लगा दी जाती है, टैरिफ वॉर चलती है, हम कुछ नहीं बोल पाते। ये वही भारत है जो 60s में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एक ताकत के रूप में सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ लेकर एक ताकत बनकर उभरा था। और उस समय तो भारत की अर्थव्यवस्था ना तीसरी थी, ना चौथी थी, ना पांचवी थी। गरीबी से भारत निजात पाने में उस समय छटपटा रहा था, और उसी समय हम लोगों ने इतना मजबूत स्टैंड लिया था कि पूरा विश्व एक धाक के तहत भारत को एक पहचान के तहत देखता था। और भारत के जो हेड ऑफ द स्टेट होते थे उस समय, जो भी रहे, वो बहुत ही सम्मान पूर्वक और गर्व के साथ लोगों को अपनी बात समझाने में सफल होते थे, और कभी भी वो
ऐसे पिछलग्गू नहीं बने, इसलिए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अलग से इंडिपेंडेंटली शुरू कर पाए। ना वो इधर समाजवादी खेमे के पिछलग्गू बने और ना ही वो पूंजीवादी खेमे के पिछलग्गू बने। भले ही अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजने के लिए 1971 में दादागिरी दिखाने की कोशिश करी, भले ही उसने हमारे अनाज को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारत झुका नहीं। आज क्यों झुक रहा है, ये एक समझने की बात है। आज कौन सी ऐसी मजबूरी है हमारे हेड ऑफ द स्टेट के पास कि वो ना तो टैरिफ वॉर में कुछ बात बोल, वो हमारे लोगों पर कुछ, जो हमारे लोगों पर बाहर अटैक हो रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक स्थिति हम देख पा रहे हैं। वेनेजुएला पर अटैक के लिए वो क्या बोलेंगे, जब अपने ही लोगों पर होने वाले अटैक्स पर वो कुछ नहीं बोल पाते, मुंह सिल जाता है। जब वो जवाब नहीं दे पाते कि 65 बार ट्रंप बोल चुका कि मैंने समझौता कराया, और अब तो चीन के विदेश मंत्री भी बोलने लगे। तो हमें तो सम्मान पूर्वक हम ये सवाल करना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट को कि अब कौन सी मजबूरी है, जब उस गरीबी की हालत में हमारा देश सीना तान कर, जिसके साथ भी इवन जब ये 61-62 में क्यूबा के ऊपर संकट आया, तब भी भारत चुप नहीं रहा था। भारत कभी चुप रहता ही नहीं था। वो अपना पक्ष चाहे फिलिस्तीन के बारे में रहा, चाहे यासर अराफात को गले लगाने की बात रही, चाहे किसी भी देश पर आई मुसीबत में अपना सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके सच को कहने की बात रही। भारत ने कभी भी पीछा नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा कि वो हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन आज क्यों डर रहे हैं हम, ये एक रहस्य है। ये हमें समझ नहीं आता है कि हमारी ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज ट्रंप के हाथ में है, जो कि इस विश्व का पूरा एक तरह का टेररिस्ट बना हुआ है, सबसे बड़ा टेररिस्ट बना हुआ है। ना वो किसी के व्यापार को देख सकता है, क्योंकि उसे अपने लिए मुसीबत अमेरिका में दिखाई दे रही है। वो बन तो गए हैं राष्ट्रपति, लेकिन अब उनको ये दिक्कतें आ रही हैं कि ममदानी जैसे लोग भी उन पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, एक उसी देश में रहा हुआ, उसी देश का एक मेयर किस तरह से खुलकर कह रहा है वेनेजुएला के फेवर में, और हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। हम एक इतने बड़े देश के कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था और विश्व हमारे बाजारों को लूटने के लिए तत्पर रहता है, और हम चुप रह जाएं, ये थोड़ा सा मतलब एक शर्मनाक स्थिति भारत की बन गई है। ये किसी ने बनाई है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन ये परिस्थिति क्यों बन गई है, ये हम जनता को ही सवाल करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। जो सब शब्द ये लोग कहते हैं ना, जो हमारे भाई बंधु कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, हम भी कहते हैं राष्ट्र ही सर्वोपरि है, व्यक्तित्व सर्वोपरि नहीं होते हैं। नेहरू सर्वोपरि थे, राष्ट्र सर्वोपरि था उस टाइम भी। आज मोदी सर्वोपरि नहीं है, आज राष्ट्र, भारत की आत्मा, भारत का सम्मान, भारतीय होने का गर्व सर्वोपरि है। और अगर उसको क्षति होती है तो हमारा दिल में दर्द होता है। अभी अगर हम केरला के लिए नहीं खड़े होंगे, कल को हो सकता है वो जो लड़ाई है वो हम तक, हमारे घरों तक पहुंच जाए। क्योंकि इस बंदे को जो आज ट्रंप के रूप में एक विक्रम बेताल बना हुआ है, तो बेताल के रूप में वो पता नहीं कब कहाँ प्रकट हो जाए। क्योंकि उसने तो पूरे विश्व में एक नेटवर्क तैयार कर रखा है युद्धों का, और जिसके सहारे उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कायम रह रही है। अदरवाइज विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ठीक है मैम। देखिए राखी जी, इसमें भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत सरकार बारीकी से सारी स्थितियों पर निगाह रखती, और राजनयिक स्तर पे इस तरह की बातें नहीं होती जिस तरह के हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं। हमारी चिंता हमारे नागरिक है। इस कालखंड की निश्चित की बातें बता रही हैं, उस कालखंड में भारतीय नागरिकों की जान की क्या स्थिति थी सबको मालूम है। हम केवल गुटनिरपेक्ष के नेता बने घूमते थे, भारतीयों की दुर्दशा पूरे देश विदेश सब जगह होती थी। आज स्थिति दूसरी है। आज हमारे भारतीय नागरिक तमाम युद्धों में भी सकुशल निकाले जा रहे हैं, और हमारे झंडे के नीचे अड़ोस पड़ोस के नागरिक सुरक्षित निकल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। जहां तक वेनेजुएला का सवाल है, एक लैटिन अमेरिकी देश है और इसकी क्षेत्रीय हितों पे ज्यादा इसकी चिंता रही। कभी भी इसने किसी इंटरनेशनल विषय पे अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी तटस्थ था, और इसकी सीमाओं की सुरक्षा अमेरिका कर रहा था। ये उनका उधर का मामला है। फिलहाल जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे वहां पे व्यापारिक हित हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं, और सारी स्थितियों पे बारीकी से निगाह रखे हैं।
इसमें कोई ऐसा स्टेप भारत सरकार जल्दबाजी में उठाना नहीं चाहती है जिससे आगे कूटनीतिक संबंधों में कोई समस्या आए। जी ठीक है राखी विवेक जी, जी, देखिए विवेक जी, राखी जी, एक मैं बात कुछ जो कहना चाहता हूं। महत्वपूर्ण है, आपने रखी वो स्टैंड रखा जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से है, सारी चीज़ों को हम मानते हैं। बात दूर तलक की हो रही है, हम दूर तक सोच के चल रहे हैं कि अपने व्यापारिक रिश्ते तो ठीक है, लेकिन ये सारी सिचुएशंस यदि फ्यूचर में कहीं और किसी और कंट्री के प्रति जाती हैं, हमारे उनसे भी रिश्ते होंगे, तो हम कब तक ऐसे रहेंगे? हम हर चिंता को जो भी आ रही है वो हमें अपनी कंट्री से रिलेट करते हुए लेकर चलना है, क्योंकि भारत के साथ भी ऐसा नहीं है देखिए कि सिर्फ राखी जी, दोस्ती निभाई है अमेरिका ने। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे राखी घटनाक्रम हुए जी, जो अच्छा मैसेज नहीं देते। व्यापार भी नहीं राखी जी, छोड़ना है हमारा। राखी जी, राखी व्यापार जी, भी आज दुनिया में कोई देश किसी के मदद में नहीं खड़ा होता। सबको अपनी अपनी समस्याएं खुद निपटानी होती हैं। सिंदूर ऑपरेशन के समय भारत ने अपना ऑपरेशन मजबूती से निपटाया। तो कोई किसी के इस तरह से काम नहीं आता, ना कोई अपने नागरिकों को दांव पे लगाता है। भारत सरकार अपने नागरिकों की चिंता कर रही, जो उसको करना चाहिए वही कर रही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, लेकिन सर भारत तो हमेशा मदद करता है। ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया क्योंकि उन्होंने जिस तरह की घटना करी थी, हमें अटैक करना पड़ा और जरूरी भी था। उसके बाद वो जब ऑपरेशन रुका और स्थगित हुआ, कुछ भी कह लीजिए, उसके बाद फिर ट्रंप ने कुछ भी कहा, उसको लेके कितनी राजनीति, कितने विवाद हुए उसके बाद। रही बात जो शेख हसीना का जिक्र अभी सदन में चर्चा के दौरान सारे पक्ष आ चुके हैं, जो एक शेख हसीना का जिक्र हुआ, एक बात बताइए, शेख हसीना यदि मुसीबत में आई या परेशानी हुई तो क्या भारत ने मदद नहीं करी? करी ना सर हमने मदद। आज हमारे हिंदुओं को वहां तकलीफ हो रही है तो कौन मदद करने आ रहा है? तो भारत तो हमेशा ही मदद करता है, पर हमारी मदद कौन कर रहा है? हम तो ये देख रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों को वहां तकलीफें हो रही है, उसके लिए लगातार भारत सरकार बांग्लादेश के संपर्क में है और कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। और जो कुछ उपाय कर सकती है सब कर रही है, और वहां की स्थितियों पे भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की सरकार के संपर्क में है। ठीक है, चलिए मैडम मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ मैडम, जैसा कि विवेक जी बोल रहे हैं कि पूरी नजर बना रखी है, हम यही तो कह रहे हैं कि नजर बनाने का टाइम नहीं, ये एक्शन का टाइम है। पिछले 15 सालों से सिर्फ हम नजर ही तो बना रखा है। यही हमारी शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से कि कम एक्शन के मोड पे तो है, कुछ कार्रवाई तो करे। वो भी ऑपरेशन सिंदूर की जिसकी बात कर रहे हैं विवेक जी, वो तो हमारे घर पे हमला हुआ है तो हमने उसका जवाब दिया है। हम अपनी साइड से क्या कर रहे हैं हमें, और अभी रिसेंटली चांदनी चौक में जैसे बम ब्लास्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ठंडे होके बैठे हुए और नजर बना रखी है। उस पर एक्शन कब होगा? पूरी दुनिया भर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। चाइना हमारे बॉर्डर तक आ चुका है, उस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? इस सवाल पे क्या कहते हैं, जो इनसे ये सवाल पूछ ले उसकी बात का ये जवाब नहीं देते, दूसरी बात घुमाने लगते हैं। सुरक्षा के ऊपर ये कोई बात करना ही नहीं चाहते। राखी जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी। विवेक जी एक सेकंड रुकिएगा, आप दीजिएगा जवाब। एक महत्वपूर्ण सवाल है थपलियाल जी से। थपलियाल जी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं आप, देखिए अमेरिका कितना ताकतवर है क्या नहीं है, हम भारत से कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसके बारे में पता है। बात इस चीज़ की है कि यहाँ बात हो रही थी अटैक की। जो भी कुछ हमारी कंट्री पे यदि कोई मुसीबत आएगी या कोई अटैक होगा तो हम उसको जवाब देंगे, यहाँ तक तो ठीक था। मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही कि महज आप मशीन गन या कोकीन की तस्करी या ड्रग्स के आरोप लगा के आप किसी कंट्री पे या किसी राष्ट्रपति पे आप उनको अटैक करके अगवा करके ले आइए, ये कौन सी नीति का हिस्सा है? मुझे तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता था कि जब पाकिस्तान पर अटैक करने की बारी आई थी तब भी ये चर्चाओं में मैं हमेशा बैठी हूं और यही बात आती थी कि कोई एक देश दूसरे देश पर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकता, उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है। तो यहां पॉलिसी नहीं है सर, अब ये कौन सी पॉलिसी का हिस्सा था? देखो अमेरिका ताकतवर है और अपनी ताकत का प्रयोग उसने अफगानिस्तान में भी किया, इराक में भी किया, वियतनाम में जाके अटैक किया, और हरदम आज जो यूक्रेन में हो रहा है उसमें भी
विभिन्न स्टेटमेंट आपने देखी होंगी। दूसरी ओर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी उसने पूरी तौर से इंटरवेन किया, और इससे पहले जब हमारा पुलवामा हुआ था, पुलवामा में हम वहां पे जब हमने अटैक किया था तो भी अमेरिका का, इसी ट्रंप का पूरा इंटरवेंशन इंडिया के ऊपर था। लेकिन जो स्थिति आज वेनेजुएला के साथ हो रही है, वेनेजुएला हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, हमें मोरल रूप से उसके क्योंकि कर कुछ नहीं सकते हम। स्थिति हमारे हिंदुस्तान की 10-11 साल में इस तरह की आ गई है कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे देशों को भी अपने विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। हम बहुत अलग थलग पड़ चुके हैं। हम केवल गाल बजाने की जो हमारी कला है उसमें तो माहिर है कि हमारा डंका बज रहा है, लेकिन डंका हकीकत में कहीं नहीं बज रहा है। लोग हंस रहे हैं हमारे पे, जिस तरह की घंटा बज रहा, घंटा जगह जगह जा रहे हैं। और अमेरिका, विशेष तौर से अमेरिका में जिस तरह से हमारे एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन फंस गया है वहां पे, उसके खिलाफ जो वारंट इशू किए गए हैं, और जो एक स्पेशल एक टापू में जो कुछ हुआ था वहां हमारे बड़े नेता और पूंजीपति फंसे हुए हैं, तो हम तो जाल में फंसा हुआ नेतृत्व है इस समय भारत का। वो बहुत ऊंची आवाज में अमेरिका के साथ नहीं बोल सकता, उसकी मजबूरी है। और इतना बड़ा विशाल का है भारत, इसको भुगत रहा है। लेकिन चाइना जो हमारे पड़ोस में एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा है, वो भी वेनेजुएला के बारे में कठोर शब्द बोल सकता है अमेरिका को, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला बहुत ही पंजे में, अंगूठे के नीचे है अमेरिका का। और जिस तरह से जो हमारा निकोलस मदुरो है, जो राष्ट्रपति है, उसने जिस तरह से वहां के प्राकृतिक संसाधन, विशेष तौर से जो तेल है, उसको मैनेज नहीं कर पाया। वहां पे जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से वहां पे गरीबी छाई है, वो उसके लिए ऐसा अभिशाप बना कि आज जनता अपने राष्ट्रपति के साथ नहीं खड़ी की है। इसलिए अमेरिका ने इसका फायदा उठाते हुए उसको दबोचा, उसकी वाइफ को दबोचा, ले गया, और ये कह रहा कि मैं अपना गुलाम अपने अंडर नहीं रख रहा, मैं यहाँ के संसाधनों को सुधारूंगा, इसकी अर्थव्यवस्था पे काम करूंगा। ये शब्द कह के वो दुनिया का विश्वास मैं लेना चाहता। ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। हाँ ठीक है, मुन्ना जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए, अभी मित्र ने कहा कि वाकई में विश्व में डंका नहीं, विश्व में घंटा बज रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भारत के नाम को, जिस तरीके से लोग सोचते थे, उनके नाम को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विश्व स्तर पे देश के प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री कम कहूंगा, लेकिन ये विदेश मंत्री ज्यादा है। ये से जो करना था वही मंशा के साथ इन्होंने सरकार बनाई और बखूबी तौर से निभाया। इन्हें घूमना फिरना, ऐश मौज, दुनिया देखना, यही काम था और यही काम वो कर रहे। इसे घूमने का बहुत शौक है, कपड़ा पहनने का शौक है, कपड़ा बदलने का शौक है, दूसरों के कपड़े उतारने का शौक है, और यही काम में बखूबी लगे हुए हैं ये। तो सवाल ये है कि देश, वाकई अभी बहन हमारी कह रही थी कि देश सर्वोपरि है। सत्ता तो आती जाती रहती है। आज आप देश के मान को, देश के सम्मान को जो आप गिराने का काम कर रहे हो, ये कहीं से उचित नहीं है किसी भी तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में साइलेंट हो जाना भी एक मरे हुए आदमी के बराबर है। खामोशी है, राजनीतिक हत्या है। तो हम सक्षम है हर चीज में, हमारे आवाज को विश्व में लोग सुनते हैं। आप देखिए विश्व में जाकर के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो या देश के महात्मा गांधी जी हो, जब इंदिरा गांधी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, लगभग 113 देश उन्होंने शोक जताया था, अपना झंडा को नीचे करने का काम किया था। ये विश्व स्तर में पहचान थी भारत की। लेकिन आप उस पहचान को आज गिराने का काम, उस सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम ये दो शाह और शहंशाह कर रहे, जिसपे विपक्षी दल बार बार आवाज लगा रहे कि वाकई है कि देश की जनता जिस दिन नाराज हुई, नाराज तो है ही, जिस दिन धरने पे आई, रोडों पे आई, प्रदर्शन पे आई, उस दिन ये सरकार जाने वाली है। ठीक है, हाँ विवेक जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए।
अनम्यूट करिएगा। मोदी जी की सरकार से पहले जब देश पे आतंकवादी हमले होते थे तो सरकार पाकिस्तान को डोजियर सौंपती थी, कड़ी निंदा करती। हमारी सरकार में हमारे सैनिकों ने बर्मा में घुस करके आतंकवादियों के शिविर नष्ट करना शुरू किया, तो पाकिस्तान में भी घुस के मारा। तो जो लोग बता रहे हैं कि नहीं पहले साहब ऐसा होता था, उन्हीं को याद करना चाहिए किस तरह से सैनिकों के सर लोग काट के लेके चले जाते थे, तो भारत सरकार कड़ी निंदा तक सीमित रहती। पैनल में बैठे लोग की हंसी आ रही होगी। नहीं, पैनल में बैठे लोग को हंसी आ रही होगी। पैनल में बैठे लोगों को हंसी आ रही होगी। झूठ में झूठ परोसने का जो काम आप कर रहे हैं वाले नहीं है। हमारे पाकिस्तान में नागरिक सर्वोपरि हैं। हम किसी के दावे में कोई रणनीतिक तैयारी नहीं करते। हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा जो घिनौना काम आपने किया ये उचित नहीं है। देश का हित देखते हुए ये उचित नहीं है। इतना झूठ ना बोले, इतना झूठ ना बोले। पाकिस्तान को पैसा देकर अपने जनाजे उनके आने का इंतजार नहीं करते जी। इतना झूठ ना बोले। देश ने देखा है कि किस तरह से कायरपने के तौर पे आपने देश को शर्मसार किया है। नेतृत्व में आगे बढ़ा है। आप लोगों के स्यापा करने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। देश मोदी जी के नेतृत्व में छाती ठोक के आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के स्यापा से कुछ नहीं होने जाने वाला। और वेनेजुएला की समस्या पे आप स्यापा कर रहे हैं तो करते रहिए, उसका भारत बात इस चीज की है कि वेनेजुएला पे वो क्यों उनको बंधक बना के वहां से लाया गया, उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को। ऐसा कौन सा अटैक कर दिया था वेनेजुएला में, क्या उसकी कोई इतनी हिमाकत हो गई थी जो अमेरिका को ये करना पड़ा। अब अमेरिका चाहता है कि मैं वहां कब्जा कर लूं, मैं मेरी सत्ता चलाऊं, तो अमेरिका तो कल को कहीं किसी भी कंट्री के लिए सोचने लगेगा। और पहली बार नहीं सोच रहा, सोचता ही रहता है। ये चिंता का विषय है सर, ये चिंता का विषय। वेनेजुएला की अमेरिका की स्थिति दूसरे तरह की है। अभी तो मैं वही तो कह रही हूँ, अमेरिका जिसको कम आकेगा वहां पे ये सारी प्लानिंग्स कर सकता है। स्थिति देख के बात करनी चाहिए। विवेक जी, किसी भी घटना के लिए तो दो रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ प्रतिक्रिया देंगे या हम चुप रहेंगे। चुप रहने का मतलब होता है हम उस घटना का भी नहीं है। हम कोई अच्छी अनायास प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते, केवल अपने हमने नागरिकों को गाइडलाइन जारी की है और एक कहा है कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है, सबका अपना मत है। एक बड़ा संदेश इस पूरे घटना से गया है, बाकी देशों ने निंदा करी है। आने वाले समय में क्या रिजल्ट्स होंगे हम देखेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं। ये महज एक जगह की बात नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा है। हमें समझना पड़ेगा कि हम भारत को कहाँ आंकते हैं, हम कहाँ हैं। अमेरिका से क्योंकि हमारे व्यापार व्यवहार दोनों बहुत अच्छे रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव की स्थितियां आई, लेकिन आज जो अमेरिका ने किया हम उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं। और अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो कहां तक जायज है, क्योंकि क्या वेनेजुएला ने कोई अटैक किया था? उसको कम आंककर, उसको कमजोर आंककर आज अमेरिका ने यह हिमाकत की है, जो एक अच्छा मैसेज नहीं देखती। चाइना ने भी इसका विरोध किया, इसकी निंदा करी है। ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप ने ये पूरे घटनाक्रम के बाद जो एक संदेश देने की कोशिश की है और सिर्फ अपनी ताकत देने का परिचय किया है, मतलब वो आने वाले समय में कभी और किसी देश के साथ भी कर सकता है। तो इस चीज को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमेशा अलर्ट रहें, ध्यान रखें। बात इस चीज की थी जिस पर थोड़ा सा राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष है, तो वो तो खैर ये सारी चीजें आती रहेंगी। देखिए कल तक और क्या अपडेट इसमें निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।